वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दोनों ही बातें कह सकते हैं। हम डिफ्यूजन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, और इफ्यूजन का वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट डिपेंड्स कि हमारे पास जो चीज़ है, जो हमारा सवाल है, वो किस तरह से पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको दोनों ही एतबार से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इफ्यूजन क्या होता है, देन हम डिफ्यूजन की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम ग्राम्स लॉ को भी डील करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं इफ्यूजन की, तो द मूवमेंट ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल, यानी कोई भी अगर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है, अब वो मूवमेंट कैसी है, वो मूवमेंट थ्रू द टाइनी होल्स हैं, यानी स्मॉल होल्स के थ्रू वो मूवमेंट है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इफ्यूजन्स कहते हैं। इफ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास जैसे आपके पास एक टायर है फॉर एग्जांपल, उस टायर के अंदर अगर होल हो जाए, पिन होल हो जाए, तो एयर स्केप होना स्टार्ट होगी। ये भी चीज़ आपके पास इफ्यूजन कहलाती है। यानी जैसे ही अगर आपके पास एक टायर था, इस टायर के अंदर कोई पिन होल हो गया, इसमें से जो एयर बाहर आना शुरू होगी, स्लो स्केपिंग ऑफ एयर, ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, पिन होल कहलाएगी। अच्छा, एक बात वो भी आपके पास इफ्यूजन कहलाएगी जब आपके पास स्मॉल होल के थ्रू गैस बाहर आना शुरू होगी। एक बात याद रखिएगा कि जो डायामीटर होना चाहिए टाइनी होल का, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होल के थ्रू सारा का सारा उसका जो मीन फ्री पाथ है, या आप ये समझ लें कि उसका जो ओवरऑल डायामीटर है, वो बहुत लेस होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके पास फिर वो चीज़ इफ्यूजन कहलाएगी। तो बहुत सारी जगहों पे हम लोग इफ्यूजन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके लिए बस सिर्फ एक शर्त है कि स्मॉल ऐसे होना चाहिए जैसे होल यहाँ पर मौजूद है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में भी इसी तरह से फ़िलसफ़ा है कि आपके पास जो गैस है वो स्केप हो रही है, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि आपके पास इंटरमिक्सिंग हो रही है गैसेस की, और ये होमोजीनियस प्रोसेस है। जैसे ये आपके पास ये एक गैस थी, और यहाँ पर लेट्स सपोज कोई गैस है या ब्लैंक है, दरमियान में पार्टीशन लगा हुआ है। जैसे ही मैं इस पार्टीशन को हटा दूंगा, अब पार्टीशन को हटा देना जो है, पार्टीशन को हटाते साथ ही मेरे बेटा हमारे पास सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास पार्टीशन बाहर आएंगे, सारे पार्टीशन को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें से बाहर आ जाएंगे, और पूरे के पूरे जो बॉक्स है इसके अंदर आपके पास फैल जाएंगे। यानी बुनियादी तौर पे ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसको हम लोग डिफ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिफ्यूजन में होगा ये कि आपके पास पूरे की पूरी जो कैटेगरीज़ हैं, यानी जैसे आप पार्टीशन हटाएंगे तो पूरा एक साथ फैल जाएगा। जैसे आपके पास फ्रेगरेंस होती है रोज़ फ्लावर की, या आपके पास कोई कॉर्नर है रूम का, आपने उधर कोई रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया या सेंट लगा लिया, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स का फ़्लो होना है, आपके पास स्प्रेड होना है बुनियादी तौर पे, इस स्प्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन कब होगा, जब स्मॉल होल के थ्रू ये काम हो जाएगा। यानी अगर आपके पास पार्टीशन में हम स्मॉल होल कर दें, तो उसके थ्रू जितनी भी गैसेस बाहर निकलेंगी, वो पर्टिकुलर चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास इफ्यूजन कहलाएगी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इफ्यूजन, तो इसके अंदर स्मॉल होल के थ्रू सारी की सारी गैस क्या होती है, बाहर आती है। और जब हम बात करते हैं मेरा बेटा डिफ्यूजन की, तो उसमें हमारे पास पूरा पार्टीशन लेड को हम हटा देते हैं। अब ग्रैम ने क्या किया, थॉमस ग्रैम नामी साइंटिस्ट था, इन्होंने 1831 के अंदर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग क्वांटिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, नॉट क्वालिटीज़। क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता। इन्होंने रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ गैसेस को किसके साथ आप इंटरलिंक किया, डेंसिटीज़ के साथ लिंक किया। और जब ये लिंक कर रहे हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या रखा हुआ है, दोनों को कांस्टेंट रखा हुआ है। यानी बुनियादी तौर पे थॉमस ग्रैम ने क्या किया, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस करवाया इफ्यूजन और डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट से, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। और फिर 17 ईयर्स 1848 के अंदर इन्होंने अपने लॉ को मॉडिफाई किया और इस्टेब्लिश किया एक रिलेशनशिप जिसको हम लोग ग्रैम लॉ कहते हैं। ये रिलेशनशिप बुनियादी तौर पे मोलर मासेस और डेंसिटीज़ ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे तरीके से। लॉ है क्या, पहले हम इस लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है एक एक्सप्लेनेबल चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, द रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, जो भी आपके पास रेट ऑफ इफ्यूजन है या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। ये कहता है
कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मासेस के। तो जब भी हमारे पास रेट और डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा ये बात कही जाती है कि इसका जो रिलेशनशिप है वो स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी है। इसका क्या मतलब है, ज़रा गौर से देखें। अगर मैं रेट को 4 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो मेरे पास जो डेंसिटी है वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वेन एवर वी इंक्रीज द रेट 4 टाइम्स तो डेंसिटी कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, हमारे पास 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप डेंसिटी को 4 टाइम्स बढ़ा दें तो रेट 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही रिलेशनशिप हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब होता क्या है, इसकी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। ये तो एक जनरल बात हमें समझ में आ गई कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो रेट और जो डेंसिटी है उसका रिलेशनशिप कैसा इन्वर्स है। लेकिन बात ये है कि हमेशा ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर जब तक लेके नहीं आएंगे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब ज़रा गौर से देखिए, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने का कुछ तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार क्या है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे पास जब हम बात करते हैं रेट की और रेट को हमने इंटरलिंक कर दिया डेंसिटीज़ के साथ, तो गौर से देखें, रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। रेट इज़ इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। लेकिन हम लोग कभी भी एक गैस के ऊपर रख के कंपैरिजन नहीं करते। यानी जब भी हमें डिफ्यूजन या इफ्यूजन को चेकआउट करना है तो हम लोग एक से ज़्यादा या मल्टीपल गैसेस के ऊपर रख के क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अभी तो देखें ज़रा गौर से, ये हो जाएगा R1 इज़ इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ D1 और R2 इज़ इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ D2। तो ये हमारे पास दो गैसेस आ गई। हमने दोनों गैसेस के एतबार से एक रिलेशनशिप को क्या कर लिया, लिख लिया। अब हम ये करेंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। याद रखिएगा ये पहला वाला जो है ये पहली एक गैस है जिसको हमने डेंसिटी निकाली, उसके साथ रिलेशन निकाला, दूसरी के साथ भी रिलेशनशिप निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो हम सिंपल लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू, अब R1 की जो वैल्यू है वह है के अपॉन अंडर रूट ऑफ D1 डिवाइडेड बाई के अपॉन अंडर रूट ऑफ D2। अब क्या करेंगे, R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ D1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन के। अब क्या करेंगे, अब सिंपल ये करेंगे कि के से के कैंसिल और उसके बाद R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। अब क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगी ब्रैकेट, इधर आएगा D2 अपॉन D1। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक रिलेशनशिप कैलकुलेट हो गया। आप इनको एक रूट में भी रख सकते हैं, इंडिविजुअल रूट्स में रखना चाहते हैं इंडिविजुअल रूट्स में रख सकते हैं, चॉइस अप टू यू। अब क्या होता है, अब अगर हम लोग डेंसिटी को मोलर मास के साथ इंटरलिंक करें या वॉल्यूम के साथ इंटरलिंक करें तो वो काम भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको हम फार्मूले को इस तरह से मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये फार्मूला आ गया, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक ये फार्मूला आ गया। अब क्या होता है, अब ज़रा गौर से देखें, अगर हम लोग डेंसिटी को निकालें तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दो डेंसिटीज़ हैं तो D1 इज़ इक्वल्स टू M1 अपॉन V, मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम कर लिया, और D2 इज़ इक्वल्स टू M2 अपॉन V। तो सिंपल अगर मैं D की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D2 की जगह क्या हो जाएगा M2 अपॉन V डिवाइडेड बाय M1 अपॉन V। ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन V मल्टीप्लाई बाय V अपॉन M1। V से V कैंसिल, अब हमारे पास जो रिलेशनशिप बच जाएगा R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। इसको अगर हम अगली स्लाइड पर लेके चलें तो हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी भी कर सकते हैं आपके लिए। हम देख सकते हैं हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए। एक हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन अंडर रूट D1। इसी तरीके से R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन अंडर रूट M1। तो आप देख सकते हैं
इन दो फार्मूलाज की मदद से हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो m है हमारे पास m1 हो या m2 हो, ये दोनों हमारे पास मोलर मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि m1 एंड m2 बोथ आर मोलर मासेस ऑफ गैसेस, या इसको आप समझ लें कि बोथ आर मोलर मासेस ऑफ गैसेस। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। तो जब हम ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहली बात कि हमारे पास जो डेंसिटीज़ और मोलर मासेस हैं किसी भी गैसेस की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। कभी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होता है, एक गैस का दूसरी गैस का निकालना होता है, तो बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप फार्मूला देखें तो R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2/√M1। तो ये जो है ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आप अगर एक मोलर मास मालूम है तो दूसरे का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D2/√D1। तो अगर हमारे पास डेंसिटीज़ हैं D2/√D1, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, द इफ़ेक्ट ऑफ टॉक्सिक गैसेस कैन बी रिड्यूस बाय डिफ्यूजिंग देम इनटू द एयर। हमारे पास जो इफ़ेक्ट है टॉक्सिक गैसेस का, उसको भी हम डिफ्यूज़ करवा सकते हैं एयर के अंदर, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी जब एक दफ़ा हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पता चल गया, मालूम हो गया, तो हम उसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरियस आइसोटोप ऑफ गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय अप्लाइंग ग्राम्स लॉ। बहुत सारे हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं गैसेस के, हम ग्राम लॉ की मदद से उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स की डिफरेंट मासेस होते हैं और डिफरेंट मासेस की वजह से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होता है। इस बात को ज़रा हम इस तरह समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटियम की, ड्यूट्रियम की और ट्रीटियम की, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास तीनों के मासेस में फ़र्क है। यानी इसका मास 1 आ गया, इसका मास 2 आ गया, इसका मास 3 आ गया, तो सबके रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हमारे पास क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास सेपरेट है, तो इसका मतलब हम इनको बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, इनके दरमियान में फ़र्क वाज़े कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ग्राम लॉ की ये जो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पे हो जाती हैं कवर। स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल हमारे पास ग्राम्स लॉ के टॉपिक का है। गौर से देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल हमसे क्या कहता है। देखिए स्टाइल्स होते हैं न्यूमेरिकल्स आने के, जो हम आज की क्लास में आपको समझाएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जो ग्राम लॉ के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहली बात, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन गैस। हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है मीथेन और हीलियम गैस का। रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करने का मतलब क्या है, हमें उनके जो रेट्स हैं बुनियादी तौर पे हीलियम और मीथेन को कंपेयर करना है। इसको लिखा कैसे जाएगा, रेट है यानी कि R, हीलियम वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय RCH4 इज इक्वल्स टू अननोन। गिवन में आते हैं, तो गिवन में हमारे पास क्या चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये चीज़ है मास ऑफ हीलियम। तो अगर हमारे पास मास है हीलियम का, वो हमें पहले से मालूम होगा। इन सवालों में मॉलिक्यूलर मासेस नहीं दिए जाते, ये आपको पहले से याद करने पड़ेंगे। तो मास ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू, हीलियम का मास हमारे पास है 4 AMU। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट है CH4। तो CH4 जो है इसका हमें ख़ुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। CH4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्बन आएगा हमारे पास 4, हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन हो जाएगा 12, हाइड्रोजन हो जाएगा 1, सॉल्व करेंगे 16 हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई 16 AMU। अब क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू, इसको मॉलिक्यूलर मासेस के साथ इंटरलिंक करना है। चाहे तो एक ही के रूट के अंदर कर दें, चाहे अलग अलग कर दें, चॉइस अप टू यू। यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन,
क्योंकि ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी तो ये क्रॉस में जाएगी, ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, तो ये आ जाएगा MHE। अब क्या करना होगा, RH आपके पास वैसे ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय RCH4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16, हीलियम में हमारे पास आ जाएगा 4। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा RHE और हमारे पास डिवाइडेड बाय RCH4 इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा RHE डिवाइडेड बाय RCH4। अब अगर हम इस चीज़ को देखें, इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है, 2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन पे ले जाएं, इसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को मैं कंपैरिजन पे लेके जा रहा हूँ, मतलब गौर से देखें, ये हो जाएगा RHE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ RCH4, यानी हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज़ 2 टाइम फास्ट एज कंपैरिजन टू द रेट ऑफ CH4। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ diffusion of helium is 2 times, helium is 2, yeah, helium diffuses is 2 times faster। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास द हीलियम डिफ्यूजेस 2 टाइम्स एज फास्ट एज CH4, तो फास्ट एज CH4, ठीक हो गया। तो ये हमारे ऊपर है, हम इसको किसी भी तरीके से किसी भी अंदाज से लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में बस हमें ये रिलेशनशिप को एवेलुएट करना होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हमारे पास कितना कंपैरेबल होगा, क्योंकि कोई भी गैस का आपके पास आ सकता है, कोई किसी भी किस्म की कोई भी गैस, जैसे मैंने यहाँ पे हीलियम लिखा था, हीलियम के अलावा अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दूँ तो उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी गैस हमारे पास आ सकती है और हम उसको कंपेयर करके सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टाइल होता है वो होता है रेशोज़ में। रेशोज़ में कैसा होता है, इसमें हमें अननोन मॉलिक्यूलर मासेस, यानी एक का मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, एक का हमें फाइंड आउट करना होगा। तो लिखा हुआ द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज A एंड B इज़ 1.5:1। तो किसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज, 2 गैसेज हैं A और B, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A रेशो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B इज इक्वल्स टू 1.5:1। इफ़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A इज 16, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B इज़ इक्वल टू अननोन। तो मॉलिक्यूलर मास जो है गैस B का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास अननोन है। अब हमें आना है सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला है वही इस्तेमाल हो जाएगा, RA/RB इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MB/MA। तो हमारे पास MB/MA आ जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस में, याद रखिएगा जो चीज़ क्रॉस में होगी वो हमारे पास रहेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो RA/MA और RB और MB आ जाएगा हमारे पास। अब क्या होगा, अब सिंपल वैल्यूज़ के सब्स्टिट्यूट करना है, RA/RB, तो ये हो जाएगा 1.5/1 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MB/MA। MA में हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब मसला क्या है, मुझे MB को कैलकुलेट करना है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, 1.5 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MB/16 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू हमारे पास MB/16। तो जैसे हम लोग 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 हो जाएगा, ये 2.25 इज़ इक्वल्स टू MB/16। अब क्या होगा, MB आपके पास वैसे ही रहेगा, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 16। तो जैसे ही आ जाएगा MB इज़ इक्वल्स टू, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। तो अब क्या होता है, बुनियादी तौर पे हमारे पास ये जो दोनों सवाल हैं 36 AMU लिख लें। हमने किया क्या है, देखिए एक मास दिया हुआ था, उसकी मदद से हमने दूसरा मास क्या कर लिया,
फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। यही चीज़ हमारे पास ग्राम्स लॉ कहलाती है। और ग्राम्स लॉ में आप एक गैस का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम है तो दूसरी का निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इसके अंदर एक और भी तरीक़ेकार है जिससे हम वैल्यूज़ को एवेलुएट करते हैं। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इट टेक्स 290 seconds फॉर अ 1.5 dm³ सैंपल ऑफ हीलियम to effuse through a porous membrane. Under similar condition, if 1.5 dm³ of an unknown gas X take 1085 seconds to effuse, calculate the molar mass of a gas X. सवाल ये कह रहा है स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ग्राम लॉ में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट ही होता है। इट टेक्स 290 सेकेंड फॉर अ 1.5 dm³ सैंपल ऑफ हीलियम, यानी ये वाली चीज़ जो है ये टाइम है हीलियम का, टाइम ऑफ हीलियम है, और ये वाली चीज़ जो है ये वॉल्यूम ऑफ हीलियम है। तो गौर से देखें, ये आ गया टाइम ऑफ हीलियम, कितना दिया हुआ है हमें 290 सेकेंड्स दिया हुआ है, और ये हमारे पास जो है ये वॉल्यूम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 1.5 dm³। आगे बढ़ते हैं। थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन अंडर अ सिमिलर कंडीशन इफ 1.5 dm³ ऑफ अननोन गैस एक्स। अच्छा, एक अननोन गैस है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा Vx, और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.5 dm³, यानी दोनों के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें बराबर दिए हुए। टेक्स 1085 सेकेंड टू इफ्यूज़, इसका टाइम भी दिया हुआ है, और कितना टाइम दिया हुआ है इसके अगर हम टाइम की बात करें, टाइम ऑफ इफ्यूजन, तो 1085 सेकेंड्स दिए हुए। कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गैस एक्स, आपको मोलर मास निकालना है इस गैस एक्स का। यानी बुनियादी तौर पे हमारे पास चार चीज़ें इसके अंदर पहले से दी हुई है, एक हमें अननोन है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं ज़रा गौर से देख लें इसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो हीलियम का दिया हुआ है, वो कितना दे दिया 290 सेकेंड दे दिया। इसके फ़ौरन बाद आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है हीलियम का, और जो वॉल्यूम दिया हुआ है हीलियम का वो कितना दिया हुआ है 1.5 dm³। सिमिलरली हमारे पास जो वॉल्यूम अननोन गैस का दिया हुआ है वो भी बराबर दिया हुआ है, दोनों के वॉल्यूम इक्वल दिए हुए हैं हमें। और अननोन गैस का जो टाइम दिया हुआ है फ्यूजन का वो हमें 1085 सेकेंड दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें इस पर्टिकुलर गैस का। देखिए इसका आसान तरीका तो ये है कि हमारे पास जो फार्मूला है Rx लगा दें, Re लगा दें, जो भी आपका दिल करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हीलियम और अननोन गैस के दरमियान रिलेशनशिप निकालना है, इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा mx/mhe। अब ये जो R है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे गौर से देखें, ये जो R है ये असल में वॉल्यूम अपॉन टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें, ये RHE डिवाइडेड बाय VHE/THE। अब गौर से देखें हो क्या रहा है, यानी हमने ये जो R है दिस इज़ नोन एज रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, एक ही बात है, ये बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम के। अगर यहाँ पे RH है तो वो हो जाएगा VHE/THE, अगर RX है तो वो हो जाएगा VX/TX। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इधर ये वाली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये हो जाएगा VH/THE डिवाइडेड बाय VX/TX इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mx/mhe। अब क्या होगा, ये हो जाएगा VHE/THE मल्टीप्लाई बाय TX/VX इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mx/mhe। VHE की बात करेंगे तो VHE हमारे पास है 1.5 यानी वॉल्यूम ऑफ हीलियम। THE निकालेंगे तो वो आ जाएगा 290, TX निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1085, और VX 1.5 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MX की बात करते हैं तो MX हमारे पास निकालना है, MHE में पता है 4 होता है। अच्छा, ये चीज़ चाहें तो आप यहाँ लिख दें MHE इज़ इक्वल्स टू 4 AMU, या आपके ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि डायरेक्ट आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। 1.5 से 1.5 कैंसिल, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन बन रही है 1085 डिवाइडेड बाय 290 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mx/4। अब क्या होगा, 1085 डिवाइड बाई 290 होगा। अब मसला ये है कि इसको जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे पास कोई वैल्यू तो आ जाएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो इस mx को निकालना है। तो इसीलिए हम आसान काम ये करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे हम दोनों साइड पे स्क्वायर्स करेंगे 1085 डिवाइडेड बाय 290, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
mx/4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा mx/4। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.7, यानी इसका हमने स्क्वायर लेना है। पहले इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.741, इसका स्क्वायर होगा, जो आंसर आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो गया इस पर्टिकुलर गैस एक्स का, यानी वो गैस एक्स जिसके बारे में मालूम नहीं था वो क्या चीज़ है, तो डायरेक्ट हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ हीलियम गैस। तो ये बड़ी एप्लीकेशन वाला सवाल है कि कैसे हमारे पास ग्राम लॉ जो है वो मॉलिक्यूलर मासेस को फाइंड आउट कर सकता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।